क्षमा वाला ठीक है ना? क्षमा अपराधी को सजा मुक्त या दोष मुक्त कर देना है, उसको कंप्लीट पार्डन है। लघुकरण दंड के प्रकार को बदलना, ये भी सही है। परिहार में था दंड की मात्रा कम किया जाना। विराम में था मानवीय तथ्य को ध्यान में रखकर क्षमादान, उसको माफ कर देना। लास्ट था सस्पेंशन, मृत्युदंड को रोक देना। मृत्युदंड को रोक देना, हाँ। तो इसमें से कौन सा क्या ढूंढना था? गलत ढूंढना था, निलंबन। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं। अच्छा, पांचवा इसमें गलत हो रहा है ना? ठीक, तो ये ऑप्शन मेरे से गलत हो गया है। कोई नहीं टाइप का, तो मतलब ऑप्शन नंबर 5 गलत बना है, आप ये कह रहे हो, ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, यह भाग 18 में दिया गया है तथा जर्मनी से लिया गया है, दोनों सही हैं। हिमांशु भाई, इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से अडॉप्ट किया हमने? हाँ, कैसे कर रहे हो? हाँ, आपातकालीन उपबंध नहीं, ये सही तो है, जर्मनी से तो लिया है, वाइमर गणराज्य। आर्टिकल 352 की अवधि असीमित है, एक बार में मैक्सिमम 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है, सही है ये भी। ऑप्शन नंबर 3 है आर्टिकल 352 के समय संसदीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है, सही है ये, ध्यान से देखो तो जरा। संघीय बोला था, यहीं पे मैंने इसको थोड़ा वो किया था, संसदीय लिख दिया ना। संघीय व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, संसदीय नहीं है। संसदीय जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है फेडरल सिस्टम पे। फेडरल सिस्टम बिकम यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग द इम्पोजिंग ऑफ आर्टिकल 352। फिर है आर्टिकल 352 का अनुमोदन सामान्य बहुमत से संभव है, सही है। सामान्य बहुमत से हो जाता है क्या? मतलब राष्ट्रपति ने 352 लगा रखी है, उसको एक्सटेंड करना है, हाँ? क्या था? नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 की जो बात है जिसमें लिखा है आर्टिकल 352 का अनुमोदन सामान्य बहुमत से संभव है, क्या यह बात सही है? हाँ, क्योंकि विशेष बहुमत चाहिए ना उसके लिए। अनुमोदन का मतलब है अगर 6 महीने और आगे बढ़ाना है तो 1 महीने के अंदर क्या होना चाहिए? दोनों सदनों से विशेष बहुमत से उसको पास कराना होता है। हिमांशु भाई, समझ में आ रही चीज़ें? ये रिवीजन करने के लिए दिया है ना ये चीज़ मैंने आपको, ताकि आप जो आज लास्ट क्लास में पढ़ा था आज रिवाइज हो जाएगा वो। ये आपकी गलती, आपने देखा नहीं होगा। तो हमने इसमें क्या करना था? सही कथन का चयन करना था। तो इसमें सही कथन कौन कौन है? पहला सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही, तीसरा चौथा भी गलत था ना? हाँ, तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाँ, विशेष बहुमत से होगा, क्योंकि इसमें मैंने सामान्य लिखा था ना, देखो सामान्य बहुमत लिखा था। सामान्य बहुमत से आर्टिकल 356 में होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 के संदर्भ में विचार करना है, गलत का चयन करना है, ठीक है। अब ये मैं कल लिखते समय फिर बाद में देखा, जहाँ पर 352 लिखा है वो 356 के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे भी 352 लिखा है वहाँ पर 356 है, मतलब एज्यूम कर लेना आप, ठीक है। तो आर्टिकल 356 के संदर्भ में विचार करना है, गलत कथन का चयन करना था। इसे साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर 6 माह के लिए अतिरिक्त बढ़ाया जा सकता है, सही है, बिल्कुल यही बात तो की थी हमने। इसे 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए इसे 1 वर्ष से अधिक के लिए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्या ये कथन सही है? हाँ 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 हाँ, बढ़ सकता है, और मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है, ये मैंने लिखवाया नहीं था आपको।
मैंने आपको ये लिखवाया होगा कि मैक्सिमम 1 साल तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसको हम इसको आगे 2-3 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल हो सकता है। ऐसी परिस्थितियां कौन सी थी? पहला, जब 352 इम्पोज हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और दूसरा, जब चुनाव आयोग, भारत का इलेक्शन कमीशन ये डिक्लेयर कर दे कि इस राज्य विशेष में इलेक्शन करवाना संभव नहीं है। जिसमें इसका वर्तमान में एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ये मणिपुर का यहाँ चल रहा है ना अभी केस, वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि वहाँ 1 साल से ज़्यादा वो चल रहा है, क्या राष्ट्रपति शासन हो गया, फरवरी से इस फरवरी तक पूरा उसको 1 साल हो गया वहाँ के राष्ट्रपति शासन को। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। एक बार में 1 साल से ज़्यादा के लिए संभव है, लेकिन विशेष परिस्थितियाँ हैं, वो ध्यान देना। विशेष परिस्थिति कौन सी थी? हाँ, 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या फिर चुनाव आयोग ये निर्धारित कर दे कि वहाँ इलेक्शन करवाना संभव नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान देना। आपको समझ में आया ना पीछे ये वाला फैक्ट, हिमांशु भाई? ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 352 के लिए डेड लेटर शब्द का प्रयोग किया था। 356 की बात हो रही है, सॉरी 356। अंबेडकर ने आर्टिकल 352 के लिए डेड लेटर का प्रयोग किया था। ये फैक्ट है, मैं लाया हूँ, सही बात है, ठीक है, नोट कर लेना। अंबेडकर ने आर्टिकल 356 के लिए क्या बोला था? उसको डेड लेटर, एक मृत पत्र है वो, जो विशेष परिस्थिति में यूज होना चाहिए। एसआर बोम्मई विवाद का संबंध 356 से है, सही बात है, 356 से ही था। तो इसमें से गलत ढूंढना था, तो गलत वाला कौन सा था? दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसे 1 वर्ष से अधिक के लिए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में किस कार्यपालिका पद के लिए कृत्रिम महानता पद शब्द का प्रयोग होता है? उपराष्ट्रपति। इस पर हमने लास्ट क्लास में देखा होगा। भारतीय उपराष्ट्रपति के कार्य हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति, तो दोनों हैं इसके कार्य। अब मुझे ये बताओ कि बतौर राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? बतौर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य है क्या? हाँ? है ऐसा कोई प्रावधान? तुमने आजकल बहुत दिनों बाद आ रही हो क्लास में आप? अच्छा, एग्जाम चल रहा है? सभापति, वो तो हमने अभी प्रश्न में देख लिया ना, या तो वो राज्यसभा का सभापति के तौर पर काम करता है, या तो वो राष्ट्रपति बनता है। तो उपराष्ट्रपति क्यों बनाया? तो उसको उपराष्ट्रपति क्यों बनाया? इसलिए उसका पद क्या है? ऑफिस ऑफ सुपरफिशियल हाइनेस, कृत्रिम महानता, बताया था ना लास्ट क्लास में। खाली बना रखा है वो पद, एक व्यवस्था है। आज हमने क्या पढ़ना था? प्रधानमंत्री ना, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। पीएम। प्रधानमंत्री, और दूसरा इसमें क्या था? कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद, इन सबको एक साथ डील करेंगे। मंत्री परिषद, ये रिवीजन क्लास ही रहेगी, बस इसको याद रखना है। हिमांशु भाई, ओ हिमांशु भाई, क्या है? कौन सा गोला? ये क्या थी? विधायिका। अंदर का जो गोला था ये क्या था? कार्यपालिका। इसी को क्या बोला था मैंने? मंत्रिपरिषद बोला था ना, मंत्रिपरिषद। और इसी को कभी कभी हम क्या सरकार भी इसी को बोलते हैं। ओके, फिर मैंने आपको इसके डिवीजन बताए होंगे। मंत्रिमंडल, सबसे पहले क्या आएगा? कैबिनेट या मंत्रिमंडल। दूसरा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार वाला हो गया और एक अधीनस्थ वाला, तो दोनों राज्य मंत्री में ही आते हैं। तीसरा क्या था? उप मंत्री, डिप्यूटी मिनिस्टर।
ठीक है, ये मेरी कार्यपालिका है। तो जब भी हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, हाँ प्रधानमंत्री, तो ये सिस्टम है किसका? सबसे पहले तो संसदीय व्यवस्था चल रही है ना, ये भारत का सिस्टम कैसा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय व्यवस्था के बहुत सारे लक्षण बताए थे हमने, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये वाला है। क्या है इस लक्षण का मतलब? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फिगर ऑन योर टेबल? बताओ जरा इसका क्या मतलब था? ये खिलौना क्यों बनाया मैंने यहाँ पर? कार्यपालिका का निर्माण होता है, बस इतनी सी बात थी। कार्यपालिका का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो विधायिका से हो रहा है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसी चीज का सिग्निफिकेंस निकल के क्या आता है? देखो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका का निर्माण, कार्यपालिका का निर्माण कहाँ से होगा? विधायिका से हो रहा है। ओके, तो भारत में हमने देखा था कि एक होता है राज्य का प्रमुख और एक होता है सरकार का प्रमुख। होता है ऐसा? राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट तो होता है। राज्य का प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? बस। और सरकार का प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री। तो ये जो ये दोहरी सरकार की व्यवस्था है वो हमको कहाँ दिखाई देगी? संसदीय व्यवस्था में। आज हमने प्रधानमंत्री को पकड़ना है। तो अब इंडिया में फेडरल सिस्टम भी है। फेडरल सिस्टम मतलब केंद्र और राज्य में सेम चलता है। संसदीय व्यवस्था जैसी वैसा, सुन रहे हो ना बात को? थोड़ा गहरी बातें हैं, ध्यान देना। तो भारत में फेडरल सिस्टम भी चलता है। जो चीज़ सेंटर में हो रही है वही स्टेट में भी होगी। केंद्र सरकार में जो होगा वही राज्य सरकार में होगा। यही गोला अप्लाई होगा किसी स्टेट के लिए भी, ठीक है ना? तो अभी मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। केंद्र की विधायिका कौन है? हाँ, पार्लियामेंट, ठीक है। और किसी राज्य विशेष की बात करूँगा तो विधायिका कौन होगी? विधानसभा, ये तो होगी। ये चीज़ें पहले की होंगी हमने यार, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? हाँ, तो कुछ रिप्लाई नहीं आया ना। हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को सीधे घसीटना सही नहीं है ना, उसको ला रहा हूँ मैं कहाँ पे उसकी स्थिति है। तो मैंने आपसे पूछा था कि केंद्र की संघीय वो क्या है? विधायिका। संघीय विधायिका क्या है? संसद। अब ये जरूरी नहीं है कि बाइकैमरलिज्म हो। हमारे इंडिया में तो बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म में द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत में है। और भारत में कुछ स्पेशल राज्यों में भी हमको द्विसदनीय व्यवस्था दिखाई देती है। ऐसे कितने राज्य थे? 6 होंगे। 6 राज्यों में हमको द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ भी दिखाई देगी। तो विधायिका से ही हमारी बन के आ रही है, देखो, कार्यपालिका। ओके, और इस कार्यपालिका को मैंने क्या बोला है? मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो इस पूरी मंत्रिपरिषद का जो मालिक है वो कौन है? प्रधानमंत्री। तब यहाँ लेके आया मैं तुमको। इसका जो निर्माता है, निर्माता जो इसको बनाता है, निर्माता, इसका जन्म और इसकी मृत्यु। अब ये जन्म, मृत्यु और फॉर्मेशन बात किसकी कर रहा हूँ मैं? मंत्रिपरिषद की। ये जो कार्यपालिका बना रहा है, कौन बनाता है इसको? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री क्या है? एक पिता की इस भूमिका में रहता है किसी भी मंत्रिपरिषद के, अगर संघीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। सेम भूमिका अगर राज्य में करेंगे तो यही भूमिका किसकी होगी? चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, ठीक। तो ये तो था कि प्रधानमंत्री की एंट्री कैसे हो रही है। तो प्रधानमंत्री क्या है? संघीय मंत्रिपरिषद की, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद का क्या है? वो फॉर्मर है जो बनाता है उसको। उसकी जन्म मृत्यु का मतलब वो कब तक रहेगी और उसको कब खत्म करना है, वो सब इसी के हाथ में रहेगा,
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा प्रधानमंत्री की अर्हताएं। एलिजिबिलिटी, अर्हता। अर्हता के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, प्रधानमंत्री की एलिजिबिलिटी क्या रखी है हमारे संविधान में? क्या हो गया? अर्हता किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री के लिए ना कहीं पे कोई ऐसी स्पेशल अर्हता आपको नहीं मिलेगी कुछ भी, बस दो कंडीशन है, दो परिस्थितियां हैं। पहला है कि वो एमपी बनने की योग्यता रखता हो, एमपी की योग्यता रखे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की योग्यता रखे, ये जरूरी नहीं कि वो एमपी हो। दूसरा, सदन में दल के मुखिया की भूमिका में हो, मुखिया की भूमिका में हो। ये दो एलिजिबिलिटीज मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नहीं है कि जो आपने बोला ना कि भारतीय नागरिक हो, ये ऐसा कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। भारतीय नागरिक होगा वो इसी में मेंशन हो गया, किसमें? एमपी। एमपी के लिए क्या रहता है होंगे हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमने एमपी नहीं पढ़ा है, ठीक। वहाँ पर सिस्टम देखो ना, वहाँ का जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हम कभी भी प्रधानमंत्री के पद को नहीं रखते हैं। ओके, वहाँ पर प्रेसिडेंस का ही रूल होता है सबसे बड़ा। अब इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पर दोहरा शासन होता है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, उसी को समझाना चाह रहा हूँ मैं। हमारी वास्तविक कार्यपालिका अलग है। वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? देखो, प्रधानमंत्री। और जो दिखने वाली नाम मात्र की कार्यपालिका है वो कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति रखता है। हो गया? और कुछ? तो प्रधानमंत्री के लिए जो एलिजिबिलिटी रखी है वो ये है, या तो एमपी बनने की योग्यता हो या एमपी हो, और दूसरा सदन में दल के मुखिया का भूमिका में हो, ठीक है। हाँ, क्या क्या रिपीट करो? हाँ, उसको यहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। सिटीजनशिप के लिए कौन सा प्रावधान आएगा? हाँ, सिटीजनशिप बाई कौन सी वाली? हाँ, 5 से 11 भाग में तो नागरिकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 आधार बताए थे ना नागरिकता के। तो अगर अमेरिकन्स को हमारे इंडिया का प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको हमको भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो उसको किस आधार पर यहाँ की नागरिकता मिलेगी अभी वर्तमान में? अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, उसको किस आधार पर नागरिकता नहीं मिल सकती है? वो तो है, मतलब भारत में आते ही वो फिर और जगहों का नागरिकता नहीं ले सकता। मैं कह रहा हूँ कि उसको नागरिकता के 5 बेस बताए थे ना, उन 5 आधारों में से कौन सा आधार पर नागरिकता नहीं मिल सकती है? जन्म के आधार पर, और बाय डिसेंट में भी नहीं मिल सकती। डिसेंट पे मिल सकती, क्या पता उसके पिताजी कभी रहे हों, तो डिसेंट पे तो पॉसिबल भी है, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी ना। बाकी किसी भी आधार पर मिल सकती, जैसे देसीकरण बताया था हमने, नेचुरलाइजेशन से, या तो यहाँ की किसी औरत से शादी कर ले, इन चीज़ों से पॉसिबल है। तो एमपी की योग्यता, अब एक आध एग्जाम्पल है, जैसे इसमें हम वो थे हमारे प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी, और हमारे पीवी नरसिम्हा राव, ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो एमपी भी नहीं थे। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनको 6 महीने के अंदर एमपी बनना पड़ेगा बस। लेकिन उन पर कौन सी भूमिका थी? ये वाली। इन दोनों में से एक भूमिका में होना अनिवार्य है, समझ गए? कुछ पूछ रहे थे? हाँ, जैसे मैंने बताया नहीं, जैसे इसको बंद कर दो, एमपी बनने की योग्यता नहीं है उसकी, लेकिन उसके पास ये हो, क्योंकि एमपी तो बन जाएगा ना 6 महीने के भीतर। एमपी बनना तो आसान है, उन एलिजिबिलिटी को फुलफिल होगा वो बन जाएगा। लेकिन मुख्य भूमिका अगर देखी जाएगी तो इस तत्व की रहेगी। कुल मिला के उसके एमपीज अपनी पहचान के होने चाहिए,
है ना, अनुमोदक होने चाहिए उसके। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लेना फैक्ट में, जो जो मैंने बताया। राजीव गांधी जी थे, दूसरा पीवी नरसिम्हा राव, वो एमपी नहीं थे, बाद में एमपी बने। इसके लिए प्रावधान ये है कि 6 महीने के भीतर हमको एमपी बनना पड़ता है। तो भाई साहब सड़क से उठा के आपको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है भारत में, ठीक है। तो आप लाइन में बने रहिए, आपका भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये तो थी इनकी एलिजिबिलिटीज। अब इसकी जो शक्तियां हैं और उसके जो कार्य हैं, उस फंक्शन को हमको यहां से पकड़ना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, ठीक। इसको मिटा रहा हूं मैं, हो गया। इसमें देखो मैंने लिखा है निर्माता है, जन्म और मृत्यु, ये शब्दों का मैंने यूज किया है प्रधानमंत्री के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्य या उसकी ताकत। क्या लिखूं मैं? प्रधानमंत्री के कार्य या उसकी शक्तियां, किससे लिखूं? पीएम के कार्य या उसकी शक्तियां। इसकी शक्तियों में देखो मैंने लिखा है वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, निर्माता होता है। सबसे पहले इसकी शक्तियों की बात करेंगे तो आर्टिकल हमने पढ़ा था 74 क्लॉज 1। 74 क्लॉज 1 में क्या लिखा था? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह हेतु ये क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता था। तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1 का इम्यूनिटी मिल गया। प्रधानमंत्री पद की जो व्याख्या की गई है कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में। अब मेरे इस तथ्य को समझ पाए? क्या बोला मैंने? हिमांशु भाई कहाँ देख रहे हो, यहाँ या वहाँ? कोई नहीं, उसी को तो रोकने के लिए मैं आपका ध्यान यहाँ ला रहा हूँ ना। ये परिस्थितियाँ हैं, इनको हम छोड़ेंगे थोड़े ना। 74 क्लॉज 1 मैं बोल तो रहा हूँ ना, इस पे ध्यान दो। प्रधानमंत्री के कार्य पढ़ रहे हैं, उसकी शक्तियाँ। तो 74 क्लॉज 1 में कह रहा हूँ कि सबसे पहले प्रधानमंत्री शब्द का यूज यहाँ पर हो रखा है। क्या लिखा है इसमें? राष्ट्रपति की सलाह और सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये रही मंत्रिपरिषद और इसका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। ये बना दिया पीएम। तो 74 क्लॉज 1 में इसका पहला कार्य और शक्ति आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। लिख लो आप, ये मैं बोल भी तो रहा हूँ ना, डिक्टेट भी तो कर रहा हूँ। प्लीज यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक। 74 क्लॉज 1 की इम्यूनिटी से हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, ये ऐसे अलग से क्यों लिख दिया? हाँ? अच्छा, गाने पे ध्यान जा रहा है ना। 74 क्लॉज 1 ये पहली इम्यूनिटी। अब ये जो मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद के लिए आपने सुना होगा आर्टिकल 75 क्लॉज 1। 75 क्लॉज 1 में क्या है? हाँ? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस बारे में है ना। और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री पद क्या है, समझ में आ गया? 74 क्लॉज 1। 75 क्लॉज 1 से क्या मिल रहा है मेरे को? इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, इसको अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक। फिर 75 क्लॉज 2 में, इसमें क्या लिखा था 75 क्लॉज 2 में? कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये रहे अन्य मंत्री। अन्य मंत्री में कौन आएंगे? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का क्या लिखा था मैंने? निर्माता कौन था? प्रधानमंत्री।
मंत्रिपरिषद में कितने व्यक्ति आएंगे, कितने व्यक्ति, किस व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट करना है, कौन सा मंत्रालय देना है, यह सारी भूमिका होती किसकी है, प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की भूमिका मंत्रिपरिषद में कैसी होती है, जैसे कि समानों में प्रथम। समझ पाए इस चीज को? टेक्निकली एक वर्ड इसमें संविधान में यूज किया गया है, समानों में प्रथम। लिख लिया ना? ये क्या क्या चीजें बताई मैंने कार्यों में? सबसे पहले 74 क्लॉज 1। तुम तो लिख ही नहीं रहे हो यार, कुछ लिख रहे हो तुम? दूसरा मैंने बताया था 75 क्लॉज 1, इसमें क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति। फिर सेकंड वाला बताया था मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री देंगे। तो फिर इसमें थर्ड पॉइंट बनाओगे आप कि नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा, प्रधानमंत्री क्या करेगा, विभाग या फिर मंत्रालयों को अलॉट करेगा। प्रधानमंत्री विभागों या मंत्रालयों को आवंटित करता है अलग अलग मंत्रियों के बीच में। हमने पढ़ा था ना कल पोर्टफोलियो पद्धति, विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली कौन लेके आया था भारत में सबसे पहले? तो ये वही चीज़ है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हैं। अगर आपको ध्यान है तो मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ समझाई होंगी। कैबिनेट मंत्री को क्या मिलता है, पूरा मंत्रालय, और इसको एक डिपार्टमेंट मिलता है उस मंत्रालय में, और इसको डायरेक्टरेट कहते हैं, जिसको निदेशालय। ये पूरा मैंने चेन बना के दी थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की फेरबदल कर सकता है ना? कभी भी कैबिनेट मंत्रियों को आप देखते होंगे चेंज करते रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय स्तर की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब आता है इसमें नेक्स्ट इसका कार्यकाल की बात आती है ना। प्रधानमंत्री के कार्यकाल का क्या है लिखना, इस टॉपिक बना के लिखना। कार्यकाल क्या है, कोई आपको पता है कितना कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का? तुम 5 साल बोल देते हैं। इसे कहते हैं कि सदन के बहुमत पर निर्धारित करता है ना, उसे कहते हैं सदन के विश्वास पर्यंत। लिखो, बहुमत के या सदन के विश्वास पर्यंत, संसद के या सदन के विश्वास पर्यंत, जब तक उसको विश्वास प्राप्त है किसका, विधायिका का, तब तक वो बना रहेगा। मतलब कार्यकाल मेंशन नहीं है ना, सीधे सी बात। अब इसके लिए हमने आपने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे तो उससे क्या, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। ये था कार्यकाल, समझ में आ गया ना इसका। हाँ, अब शक्तियाँ हो गई हैं। अब एक फैक्ट और बताऊंगा। अगर मंत्रिपरिषद का कोई व्यक्ति नहीं रहा, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर नहीं रहा, तो कोई प्रभाव इस पर आएगा? इस अंदर के गोले की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो, राज्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों हैं, है ना। अच्छा, इसका साइज कितना है ये? हाँ,
विधायिका के निचले सदन का 15%। क्या इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं आएंगे? हैं? इसमें राज्यसभा के सदस्य आते हैं क्या ये कार्यपालिका में? नहीं आते। एस जयशंकर MP कहाँ के हैं? एस जयशंकर साहब को जानते हो? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना हमारे, एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो MP किस लोकसभा सीट से हैं? आपने उत्तर दिया था कि राज्यसभा का कोई सदस्य इसमें नहीं आ सकता है ना? तो वो राज्यसभा के सदस्य हैं, मतलब ये कह रहा हूँ, समझे? केवल यही नहीं, प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से आते हैं यार, जैसे मनमोहन सिंह जी हमारे, और ये और कौन थे, इंदिरा गांधी, ये सारे हमारे कहाँ से थे? राज्यसभा से मिलकर आते हैं। तो जो 15% का रूल है ना, इसको ध्यान दो जरा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ये केवल साइज को डिनोट कर रहा है ना, साइज। लोकसभा के निचले सदन का 15% ही बनेंगे मंत्री। तो 15% की जो बात कर रहे हैं वो क्या है? साइज को डिनोट कर रहा है। लोकसभा का जो निचला सदन है उसमें सदस्य कितने हैं, उसका 15% निकालेंगे। लेकिन मंत्री राज्यसभा से भी बन सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। मंत्री राज्यसभा का भी सदस्य इनमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक, तो मैं बता क्या रहा था आपको कि ये 15% का रूल आया कब था इंडिया में? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ना, ये था 91वां संविधान संशोधन 2003। इससे पहले इसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, कितने भी व्यक्ति इसमें भर देते थे। तो ये समस्या इसमें रही थी। तो प्रधानमंत्री का जो पूरा सिस्टम है, प्रधानमंत्री क्या है? इस पूरे सिस्टम का क्या है? मुखिया है। अगर कोई सदस्य, इसमें से कोई सदस्य अगर बाहर हो गया, मान ली किसी की डेथ हो गई, तो इस मंत्रिपरिषद पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को आराम से क्या किया जा सकता है? एक्सचेंज किया जा सकता है, उसकी जगह पर किसी और को बैठा देंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या उसे कुछ हो जाए तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, खुद देख लो, है ना? क्योंकि इन सब का फॉर्मर कौन है? प्रधानमंत्री। इनके जन्म का कारण कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की मृत्यु होते ही ये पूरा सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी कैबिनेट बनानी पड़ेगी। हाँ, तो ये अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं कैबिनेट को, थोड़ा कैबिनेट समझते हैं। कैबिनेट का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडल। कैबिनेट क्या चीज़ है? यहाँ पे लिखा है, देखो। सबसे पहली बात तो यह है कि कैबिनेट शब्द हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में था। भाई साहब, मूल संविधान क्या हुआ? काला अक्षर भैंस बराबर, मुझे क्या पूछ रहे हो? मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमारा लागू हुआ है, उस डेट की बात कर रहे हैं कि उस डेट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैबिनेट शब्द उसमें मेंशन नहीं था। ये 44वें संविधान संशोधन 2000 में आया था, 1978 से मोरारजी देसाई जी ने किया था ना ये काम। ठीक है, इसमें हमने पहले, आप कॉपी देखोगे तो इसमें लिखा होगा हमने इसको कहीं पे। तो कैबिनेट क्या है? एक मंत्रिपरिषद की क्रीमी लेयर कह सकते हो, है ना? मंत्रिपरिषद के जो टॉप मोस्ट लीडर होंगे उसको हम क्या बना देते हैं? कैबिनेट। कैबिनेट में बिठा देते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। बस इतना ही था, हो गया ना? इतना बहुत है इसमें, और क्या करेंगे? कैबिनेट क्या है? मंत्रिमंडल क्या है? समझ में आ गया? मंत्रिपरिषद की क्रीमी लेयर है बस। मंत्रिपरिषद के जो टॉप मोस्ट मंत्री होंगे, द मिनिस्टर ऑफ क्रीमी लेयर, और किसके? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनको हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। बस हिंदी में इसको मंत्रिमंडल बोल देते हैं। ओके। दूसरा है, आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या चीज़ होती है? हाँ, 3-4 जनों के पास पूरी पावर रहती है, जैसे अभी इंडिया में दिखता है हमको। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह, इन तीनों की, और एक मैडम को, क्या हमारी सीतारमण, इन चारों को ही देखो, यही देखेंगे हमको उसमें मुख्य भूमिका इन चारों की दिखाई देती थी। इसको हम क्या बोल देते हैं? किचन कैबिनेट। अब ये थोड़ा आलोचनात्मक पक्ष है कि कहीं पे ये सही भी रहता है, कहीं नहीं भी रहता है। अब पैंडेमिक जैसी स्थितियों में तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इतने सभी जनों के साथ डिस्कशन करना सही नहीं है। लेकिन जब शांति काल है, जब सब कुछ संभव है, उस काल में भी
इस किचन कैबिनेट का प्रयोग होना वो ऑटोक्रेसी को दिखाता है फिर, है ना। तो ये रहा। और क्या छूटा है इसमें, बाकी राज्य मंत्री उपमंत्री के बारे में हमने पहले बात करी रखी है, ये क्या है इनको हम जानते हैं। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया पूरा, उसका मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद पूरा हो गया। और क्या छूट रहा है इसमें, अब बाकी मंत्रिपरिषद के बारे में तो साथ ही चल रहा है टॉपिक, ठीक है। मंत्रिपरिषद आपके सामने बना रखी है मैंने। अच्छा, और कोई टॉपिक छूटा इसमें, हो गया। अब एक चीज़ समझना कि प्रधानमंत्री कब शक्तिशाली होता है और कब वीक हो जाता है, इसके बारे में कुछ हम आपस में बात करते हैं, ज़रा बताना। प्रधानमंत्री की भूमिका कब ताकतवर हो सकती है, दो तीन बिंदु बताओ जरा। बहुत बढ़िया, उसको बहुमत प्राप्त हो। दूसरा, दल के भीतर उसकी भूमिका देखी जाएगी ना, दल के अंदर भी तो प्रभाव होना चाहिए उसका। एक तो बहुमत मिलना ठीक है, बहुमत तो कैसे भी मिल सकता, पैसे देके भी तो मिल जाएगा बहुमत। दूसरा, दल के भीतर उसकी स्थिति क्या है। तीसरा क्या हो सकता है, कोई एक अन्य बिंदु। हाँ, उसका भी फायदा मिलेगा बिल्कुल। जब केंद्र राज्य, जिसे क्या कहते हैं, डबल इंजन ने क्या कहते थे, डबल इंजन की सरकारें तो कहते हैं ना उसको। हाँ, आजकल ट्रिपल इंजन चल रहा है। स्थानीय स्वायत्ता भी तो है, सॉरी स्थानीय जो लोकल सेल गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज में भी तो इलेक्शन होते हैं ना, तो ब्लॉक प्रमुख वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी बीजेपी कांग्रेस का बनता है आजकल, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाती है। वैसे नगर पालिकाओं में देखते हैं, मेयर कभी बीजेपी का बनाते हैं कभी कांग्रेस का, तो ट्रिपल इंजन की सरकार का हम देखते हैं। और क्या हो सकता है, तीन बिंदु हो गए। और हाँ, ये बहुत बढ़िया बात, लोकप्रियता उसकी ना, वो कितना लोकप्रिय जनता की भी, ये भी तो डिपेंड करेगा। अब जैसे ये पीवी राव साहब जब आए थे हमारे, तो उसका मेन कारण वही बना, जनता चाहते थे ना उनको ये बने करके। और क्या ये हो गया। और वो कब उसकी शक्ति वो होगी, डाउन होगी, इनका उल्टा कर देंगे, बस इनका उल्टा कर देंगे तो उसकी शक्ति पूरी डाउन चलेगी। तो ये था। अब लास्ट हम इसमें पढ़ते हैं AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डालो जरा हेडिंग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महा न्यायवादी कहते हैं उसको। भारत का महान्यायवादी, ये लिखा है ना, वो चेन में देखो जरा क्या क्या था इसमें। सबसे पहले राष्ट्रपति था, फिर उपराष्ट्रपति था, फिर हाँ हाँ क्या, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, मुझे नहीं पता, आप इसको लिख लेना, ठीक है, जितना आपको पता होगा। ये कार्य मैंने आपको ही दे रखे हैं ना, आर्टिकल याद करने के। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ये उसका अपॉइंटमेंट देखेंगे, क्या कहते हैं उसको हम, अपॉइंटमेंट को क्या बोलते हैं, नियुक्ति। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ऐसा लिखो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो यहीं से एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि इसका कार्यकाल क्या होगा, वो भी अनिश्चित रहेगा, है ना, वो डिपेंड करेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे, ठीक। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, मतलब उसको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। तो सारी चीज़ें, उसको सैलरी कितनी मिलेगी, वो कब तक बना रहेगा अपने पद पर, ये सारी चीज़ें कौन तय करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसीलिए है ना, ये अगले इसमें हम पॉइंट बना के लिखेंगे, यह नॉन प्रॉफिट, यह सरकार द्वारा गैर लाभकारी पद होता है, सरकार द्वारा घोषित गैर लाभकारी पद होता है, सरकार द्वारा घोषित गैर लाभकारी पद होता है। अर्थात AGI कैन प्रैक्टिस, मतलब
ये महान्यायवादी तो महान्यायवादी प्राइवेट को क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसे लिख लो। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस ही लिखो, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे, कर सकता है, किंतु वह सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ेगा। उसमें सरकार का नहीं होना चाहिए कुछ भी, बाकी वो प्राइवेट केस भी लड़ सकता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ा शक्तियाँ लिख लो, इसकी पावर एंड इसका फंक्शन, पावर एंड फंक्शन करके हेडिंग डालना, कार्य और शक्तियाँ। इसे सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, इसे सभी संसदीय विशेषाधिकार, मतलब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसा होता है ना, वैसा माना जाता है। इसे सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे यह सदन में बैठक में भाग ले सकता है, सदन की बैठक में भाग ले सकता है, संसदीय समितियों का सदस्य बन सकता है, संसदीय समितियों का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है आदि एक्सेट्रा कर देना, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो ये थे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, इसी के साथ आपने सुना होगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुना है? वो क्या होता है? तो एक व्यक्ति है यार हमारे, अभी क्या नाम है उनका, तुषार मेहता, वो है ना अभी सॉलिसिटर जनरल। तो ये सॉलिसिटर जनरल वगैरह का संविधान में कोई वो नहीं है, जिक्र नहीं है। ठीक है, ये बस एजीआई लोग अपनी सहूलियत के लिए इनको अपॉइंट कर देते हैं, केस ये लोग देखते हैं सारे। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल का ये हो गया। एक मुझे याद और आ रहा है, आपने एक शब्द सुना होगा, ये अभी वर्तमान में केस हो रखा है, वहाँ से याद आ रहा है मेरे को, अजीत पवार की डेथ हुई है परसों, क्या था वो? हाँ, डिप्यूटी सीएम थे। तो डिप्यूटी सीएम का नाम भी आ जाता है कभी, तो डिप्यूटी सीएम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि डिप्यूटी सीएम जैसी कोई चीज़ हमारी संविधान में मेंशन नहीं है, होती तो मैं इस पर बात करता। तो ये क्या है, एक तुष्टिकरण की राजनीति होती है, खुश करने के लिए बनाना पड़ता है ना। जैसे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए थे? मोरारजी देसाई, है ना। ऐसे 2-3 बार हो गया है कि जब डिप्यूटी मिनिस्टर बनाना ही पड़ता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में तो हमेशा ये होता है, वहाँ बहुत सारे हैं ना, बड़े सर वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी राजनीति में पकड़ है। तो इस बिंदु को देखते हुए वहाँ पर उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद की हमेशा एक प्रैक्टिस देखी जाती है, जिसमें उप मुख्यमंत्री बनाने का है। कुल मिला के ये संविधान का भाग नहीं है, संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री स्तर का आदमी होता है। ठीक है, क्या होता है? कैबिनेट मंत्री स्तर का, उस पर शक्तियाँ पूरी हैं। बस प्रधानमंत्री कुछ शक्तियाँ उसको ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि मोस्टली देखा जाता है कि होम मिनिस्ट्री उसको दे देता है प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, या मुख्यमंत्री हो चाहे ये हो प्रधानमंत्री हो, ये अपने पास ज़्यादातर ये वाला डिपार्टमेंट हमने पे रखते हैं, कौन सा? होम मिनिस्ट्री। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री को होम मिनिस्ट्री दे देते हैं बस, बाकी और चीज़ अपने पास रखते हैं, फाइनेंस वगैरह। तो ये था हमारा एजीआई। अब हम लास्ट पढ़ेंगे कैग, बाद में पढ़ेंगे, आज हो गया। पेन काम ही नहीं कर रही है।